हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दत्ता देवतड़े और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्यूचर सिविल सर्वेंट पे। आज हम देखने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के बारे में, जो इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है 20 लाख करोड़ का पैकेज। ठीक है। फिर हम देखते हैं इंडिया के साथ साथ और किन कंट्रीज ने ऐसे स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है। ठीक है। पहले तो हम शुरुआत करते हैं इंडिया के साथ ही। इंडिया का जो इकोनॉमी है वो 2.9 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। अगर उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो वो नियर अबाउट 200 लाख करोड़ के आसपास आता है, और उसका ही 10% मतलब 20 लाख करोड़। ठीक है। अगर इंडिया का यूएसए के साथ कंपैरिजन देखा जाए तो यूएसए की जो इकोनॉमी है वो 21.4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और उसका 13% देखे तो वो नियर अबाउट 2.73 ट्रिलियन डॉलर होती है। वो नियर अबाउट वो यूके जितना ही है। ठीक है। फिर हम देखते हैं आत्मनिर्भर मतलब क्या। आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ रिलायंट, अपने को किसी भी कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 5 पिलर्स डिफाइन किए हैं। पहला तो है इकोनॉमी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर सिस्टम, डेमोग्राफी, और लास्ट में आता है डिमांड एंड सप्लाई। हम पहले बात करते हैं इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी थोड़ी ना हो के अब बड़ी जंप की बहुत ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे लिखा है क्वांटम जंप इंस्टेड ऑफ जस्ट इंक्रीमेंटल जंप। फिर देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अपने को पता है इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना डेवलप नहीं है। खासकर देखा जाए तो फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो इतना डेवलप नहीं है। इसलिए अभी फिलहाल में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिस्टम की। जो अपनी सिस्टम है वो अभी थोड़ी सी आउटडेटेड है, इसलिए अभी वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं डेमोग्राफी के बारे में। डेमोग्राफी मतलब डेमोग्राफी डिविडेंड, मतलब एक कौन से भी कंट्री के पास जिसकी उसकी वर्किंग पॉपुलेशन हो। ठीक है। अभी फिलहाल में इंडिया के पास सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। ठीक है। नियर अबाउट 63% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई। अगर इंडियन मार्केट में डिमांड होगा किसी प्रोडक्ट्स का, अगर वही डिमांड इंडियन पॉपुलेशन ने ही सप्लाई किया तो इंडिया की डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज पे कम हो जाएगी, और ये हेल्प करेगी इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट करने में। ठीक है। अब हम मूव करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। अब आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे कैसे जंप हो गया, तो मैं इसका रेलेवेंस आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश करता है सीएमआई। सीएमआई क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, मार्च के एंड में मतलब जस्ट आफ्टर लॉकडाउन तो इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 8.74%। वही बढ़कर अप्रैल में 21.45% हो चुका था। अगर वही मई के स्टार्ट में देखें तो वो और भी ज़्यादा बढ़कर 21.11% हो गया, और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो है लॉकडाउन। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर 100 लोगों में से कम 27 लोग अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे। ठीक है। फिर बाद में हम देखते हैं इम्पैक्ट ड्यू टू लॉकडाउन। अब लॉकडाउन की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट्स हुए हैं। तो पहले तो ट्रांसपोर्टेशन जो भी था वो स्टॉप्ड हो गया। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी छोटे से लेके बड़ी तक, सब स्टैंड स्टिल पे आ गई, और इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज सब शट डाउन हो गए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो भी इम्पैक्टेड हुआ है वो है स्टेट्स की इकोनॉमी, इसलिए फ़िलहाल वाइन शॉप्स चालू करने पड़े गवर्नमेंट को। ठीक है। फिर बाद में देखते कौन से स्टेट्स जो ज़्यादा इम्पैक्टेड हुए। अगर पुडुचेरी की बात करें, यूनियन टेरिटरी है, और वहाँ पे 75.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो सबसे ज़्यादा है इंडिया में फिलहाल। फिर अगर कंपैरिजन करें बाकी स्टेट्स का तो महाराष्ट्र में 20.9% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और देखा जाए तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है कोरोना वायरस से, तो उसके रिगार्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे थोड़ा कम है। ठीक है। फिर बाद में हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जो सबसे कम इम्पैक्टेड हुआ है लॉकडाउन की वजह से। ठीक है। फिर हम बात करते हैं रेवेन्यू लॉस अप्रैल में, और इसका एस्टिमेशन दिया है इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने। ठीक है। और इन्होंने कहा है कलेक्टिव रेवेन्यू लॉस हुआ है 21 मेजर स्टेट का 97,100 करोड़ का, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टेड हुआ है वो है महाराष्ट्र। और ये जो लॉसेस हुआ है तब हुआ है जब इंडिया की 40% इकोनॉमी काम कर रही थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्टर्स बेनिफिटेड फ्रॉम दिस पैकेज। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था इंडिया का और रेवेन्यू लॉस हुआ है, उसको समहाउ ये इम्प्रूव करने के लिए ये पैकेज लॉन्च किया गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड रहा लॉकडाउन के टाइम पे, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है। फिर बात करते हैं अगला, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, फिर डेली वेज वर्कर्स है, फिर फार्मर्स है, और फिर मिडिल क्लास को भी हेल्प करेगा। फिर बाद में देखते हैं रिवाइज्ड
और एग्जिस्टिंग डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। ठीक है, पहला तो देखते हैं एग्जिस्टिंग प्लान ही। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और सर्विस एंटरप्राइजेस दिया है, इनकी जो डिस्टिंग्विश पॉइंट्स थे वो अलग अलग थे। ठीक है, अगर पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के बारे में, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया 25 लाख से कम तो आपका माइक्रो एंटरप्राइजेस में गिने जाओगे आप। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया 25 लाख और 5 करोड़ के बीच में तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस में गिने जाओगे। वही आपने इन्वेस्टमेंट किया 5 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में तो मीडियम एंटरप्राइजेस में। ठीक है, अब बात करते हैं सर्विस एंटरप्राइजेस की। अगर इसका कंपैरिजन देखें मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के साथ तो यहाँ पे अमाउंट कम है। ठीक है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है 10 लाख से कम तो आपको माइक्रो एंटरप्राइजेस में, वही आपने इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस में गिने जाओगे। और वही अगर आपने 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो मीडियम एंटरप्राइजेस में। ठीक है, अब हम देखते हैं रिवाइज्ड एमएसएमई के डेफिनेशन के बारे में। तो इन्होंने जो ये डिस्टिंग्विश पॉइंट था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का, यहाँ पे वो हटा दिया गया है और एक नया टर्म ऐड किया है, वो है टर्नओवर का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या रिवाइज्ड प्लान है। ठीक है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1 करोड़ से कम और आपका साल का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेस में गिने जाओगे। ठीक है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में और आपका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस में। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है 10 करोड़ से और 20 करोड़ के बीच में और आपका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो आप मीडियम एंटरप्राइजेस में गिने जाओगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स जानने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो लार्ज एंटरप्राइजेस होते हैं वो हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि उनका जो एंटरप्राइजेस है वो एमएसएमई में दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके इस बेनिफिट्स की वजह से। पहला है इजी सैंक्शन ऑफ लोन। ठीक है, उनको लोन जल्दी मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, कोलैटरल फ्री लोन्स है, किसी भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। ठीक है, उनको सब्सिडीज भी मिलती है पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, अगर पेमेंट डिलेड हो जाए तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन मिलता है। और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी उनको कम आता है क्योंकि इनको कम रेट्स में बिजली प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कोलैटरल फ्री लोन्स फॉर एमएसएमई। अभी रिसेंटली पैकेज अनाउंस हुआ है 3 लाख करोड़ का, उसमें 45 लाख एमएसएमई को ये बेनिफिट्स होगा। ठीक है, और इसके लिए कौन एलिजिबल है? जिसका आउटस्टैंडिंग लोन 25 करोड़ के आसपास है और जिसका टर्नओवर 100 करोड़ के आसपास है। ठीक है, और ये कब तक अवेल किया जा सकता है? अक्टूबर 31 2020 तक। ठीक है, अब एक नई टर्म निखर के बाहर आ रही है, वो है वोकल्स फॉर लोकल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इन शॉर्ट बोले तो स्वदेशी। ठीक है, लोकल प्रोडक्ट्स बाय करो, लोकल मार्केट से बाय करो, और जो भी आप लोकल प्रोडक्ट्स बाय करते हो उसको बाय मत करो, सिर्फ उनको प्रमोट भी करो ताकि ये ग्लोबलाइज ब्रांड बन सके। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं अगले स्लाइड पे। ठीक है, तो अब जानते हैं ये जो आत्मनिर्भर अभियान पैकेज है, ये इसकी जो फंडिंग है वो नई है या पुरानी है। ठीक है, तो ये मिक्सिंग है। ठीक है, ये मिक्स है इनका, इट इज़ नॉट टोटली न्यू स्पेंडिंग। ठीक है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है मैं बताता हूँ। पहला तो है इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो लॉकडाउन के स्टार्ट में अनाउंस हुआ था, रुपीज़ 1.7 लाख करोड़ का, जिसमें गरीब लोगों को खाना प्रोवाइड किया जाता है और बहुत कुछ। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसमें आरबीआई ने जो मेजर्स किया है ये भी इसमें ऐड है। ठीक है, जो कि उसमें लिक्विड इन्फ्यूजन की बात की गई थी और कट्स इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, आरबीआई ने 3.7 लाख करोड़ का लिक्विडिटी सपोर्ट मार्च में ही दिया था और 2 लाख करोड़ फंडिंग अप्रैल में दिया था अभी रिसेंटली। ठीक है, और बाकी का जो अमाउंट बच जाता है वो गवर्नमेंट कहाँ से लेगी? ठीक है, अब उसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, अब डज गवर्नमेंट हैव मनी? तो मैं कहूँगा हाँ भी और नहीं भी। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है गवर्नमेंट के पास। तो वो बाकी का जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट कहाँ से लेगी? तो गवर्नमेंट लेगी लोन आरबीआई से। तो क्या आरबीआई के पास भी इतना पैसा है? तो आरबीआई के पास भी नहीं है। तो आरबीआई कहाँ से पैसे लेगी? तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन थ्रू पैसे लेगी। तो आरबीआई इसमें क्या करेगी? जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और ट्रेजरी बिल्स है वो सेल करेगी लोगों को, लेकिन लोगों के पास फिलहाल अभी पैसे नहीं है खरीदने को। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बाहर से भी लोन ले सकती है, लेकिन देखा जाए तो इंडिया का डेप्थ टू जीडीपी रेशियो, मतलब लोन अपने जीडीपी के अकॉर्डिंग कितना है, वो 66% है। मतलब $2 ट्रिलियन का तो लोन ही है अपना। अगर और बाहर से अगर लोन लिया जाए तो डेप्थ बढ़ेगा और रेटिंग भी सामने जाके कम हो सकती है इंडिया की। ठीक है, ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, क्या इन्फ्लेशन हो सकता है? तो शॉर्ट
टर्म में इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि मार्केट में इतना पैसा नहीं है फिलहाल में, ठीक है, और लोग कुछ खरीदना भी नहीं चाहते। और उसकी अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये इन्फ्लेशन हो सकता है, लेकिन इसका कुछ गारंटी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।